Hello everyone, good morning all of you. Today we are going to discuss about important MCQ. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द बेस्ट मेथड्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। द बेस्ट मेथड्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अब क्वेश्चन में ये है हमारे पास में कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, आपके पास में चार ऑप्शन है, एचपीवी वैक्सीन, पेप्सिस्मियर, हेल्थ एजुकेशन, कॉल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी। यहाँ पर डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन ए आल्सो रॉन्ग। अब आपके पास में बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन है, ये याद रखना है। बायोप्सी जहां पर भी आए, मैं बात करूं दैट इज द सर्वाइकल सेल बायोप्सी और द कंफर्मिंग डायग्नोसिस ऑफ कंफर्मिंग डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अगर आपसे पूछे सर्वाइकल कैंसर का कंफर्म डायग्नोसिस क्या रहेगा, सर्वाइकल सेल की बायोप्सी। तो यहाँ पर है हमारे पास में अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, पेप्सिस्मियर। क्या रहेगा राइट आंसर, पेप्सिस्मियर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, पेप्सिस्मियर। अगर आपसे पूछे कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, राइट आंसर सर्वाइकल सेल बायोप्सी। तीसरा क्वेश्चन, ये वन लाइनर है, आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। इसका जो राइट आंसर है वो याद रखना है, वो कौन सी होती है, स्क्यूमो कॉलुमनर जंक्शन। कौन सी होती है, स्क्यूमो कॉलुमनर जंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है दैट इज आल्सो नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर की जो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो कौन सी होती है, सर्वाइकल कैंसर की मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो कौन सी होती है, स्क्यूमो कॉलुमनर जंक्शन। अगर आपसे पूछे ये जो स्क्यूमो कॉलुमनर जंक्शन है इसका फॉर्मेशन कहाँ पर बनता है। चलो हम बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस के चार पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, स्टमस एंड सर्विक्स। कितने पार्ट्स होते हैं, चार। हम बात कर रहे हैं अभी फंडस, बॉडी और सर्विक्स। मैं बात कर रहा हूं सर्विक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिगार्डिंग मैं बात करूं पार्ट ऑफ सर्विक्स, दो पार्ट्स है इसके सर्विक्स के। एक तो हो गया आपका एंडोसर्विक्स, एक हो गया आपका एक्टोसर्विक्स। एग्जाम में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एक्टोसर्विक्स, दैट इज आल्सो नोन एज द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, एक्टोसर्विक्स का दूसरा नाम क्या है। एक्टोसर्विक्स का जो दूसरा नाम है वो है सुप्रा वेजाइनल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, एक्टोसर्विक्स इज आल्सो नोन एज द सुप्रावेजाइनल, सॉरी, एक्टोसर्विक्स इसका जो दूसरा नाम है दैट इज आल्सो नोन एज द पोर्सियो वेजाइनलिस। क्या इसका दूसरा नाम, एक्टोसर्विक्स इज आल्सो नोन एज द पोर्सियो वेजाइनलिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि एंडोसर्विक्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सुप्रावेजाइनल पार्ट। क्या इसका दूसरा नाम,
सुप्रावेजाइनल पार्ट्स। एंडोसर्विक्स में किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, किस टाइप के टिश्यू का ये बनकर बना होगा। एंडोसर्विक्स इज मेड अप ऑफ द सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। एंडोसर्विक्स किस टाइप के टिश्यू का बना होता है, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। एक तो ये हो गया। जबकि एक्टोसर्विक्स आर मेड अप ऑफ द स्ट्राटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। किसका बना होता है ये, स्ट्राटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ वन, पार्ट ऑफ सर्विक्स, एंडोसर्विक्स एंड एक्टोसर्विक्स। दूसरा इसका अनोदर नेम क्या है वो आपको पता लग गया। एंडोसर्विक्स का दूसरा नाम सुप्रावेजाइनल्स, एक्टोसर्विक्स का दूसरा नाम पोर्सियोवेजाइनलिस। तीसरा इनका अनोदर वन क्वेश्चन जो याद बार बार एग्जाम में पूछते हैं, एंडोसर्विक्स कौन से टाइप के टिश्यू से मिलके बना होगा, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। जबकि एक्टोसर्विक्स किस टाइप के टिश्यू से मिलके बना होगा, स्ट्राटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो जंक्शन है कौन सा, स्क्यूमो कॉलुमनर जंक्शन, या इसी को मैं बोल रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन जंक्शन। क्या बोल रहा हूं इसी को, ट्रांसफॉर्मेशन जंक्शन। ये किसे बोल रहे हैं, इट इज द प्लेस वेयर columnar epithelium gradually change into squamous epithelium is known as the squamocolumnar junction। आप इतना याद रख लो, ये जो कोलुमनर सेल्स है, ये जो एपिथेलियल है, ये किस में रिप्लेस हो रही है, ये रिप्लेस हो रही है स्ट्राटिफाइड स्क्यूमस। ये जो रिप्लेस हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यूमोकोलुमनर जंक्शन। तो इसके डेफिनेशन याद रखना, स्क्यूमोकोलुमनर जंक्शन द प्लेस, किसे बोल रहे हैं हम, द प्लेस वेयर, कौन सी सेल, कोलुमनर एपिथेलियल सेल, वेयर कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स gradually changes to कौन सी सेल में, gradually changes to squamous epithelium is known as, क्या बोलेंगे, is called as स्क्यूमोकोलुमनर जंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जोन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछे अर्ली डायग्नोसिस, या फिर मैं सिंपल सा बात करूं, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तब भी राइट आंसर क्या रहेगा, पैप्स स्मीयर। स्क्रीनिंग और अर्ली डायग्नोसिस पूछे तो राइट आंसर क्या रहेगा, पैप्स स्मीयर। अगर आपसे पूछे कंफर्मिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, देन राइट आंसर क्या रहेगा, देन राइट आंसर रहेगा बायोप्सी। और ये 4-5 तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट डाउन करना है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आ गया सुन में, पैप्स स्मीयर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से साइन की बात कर रहे हैं हम, प्रोबेबल साइन कौन सा नहीं है, नॉट ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। मैं बात करूं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन साइन ऑन सिम्टम। अगर साइन और सिम्टम के बेस पर डायग्नोज करें कौन से साइन और सिम्टम प्रिजम्पटिव होंगे, कौन से प्रोबेबल होंगे और कौन से क्या होंगे, कंफर्मेटरी। तो ये आपको याद रखना है। एक तो हो गया आपका प्रिजम्पटिव, सेकंड वन कौन सा है, प्रोबेबल, और तीसरा कौन सा है, कंफर्मेटिव
या फिर मैं बात करूं कौन सा है, कन्फर्मेटिव या डेफिनेटिव। ठीक है, प्रीजम्पटिव साइन और सिम्टम कौन से रहेंगे, प्रोबेबल साइन और सिम्टम कौन से रहेंगे, और कौन से हैं कन्फर्मेटिव या डेफिनेटिव। हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था कि कौन सा प्रोबेबल साइन, कौन से प्रीजम्पटिव होते हैं, कौन से प्रोबेबल होते हैं और कौन से कन्फर्मेटिव। लेट्स सी, देखते हैं इनमें से कौन सा प्रोबेबल साइन नहीं है। ऑप्शन ए वेजाइनल डिस्चार्ज, ऑप्शन बी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी चैडविक साइन, ऑप्शन डी फेटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो प्रोबेबल साइन के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, जितने भी वेरिएबल साइन है, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, सारे के सारे जो साइंस है वो कौन से रहेंगे, प्रोबेबल साइन। इसके अलावा इंक्रीज यूटेराइन हाइट, यूट्रस की हाइट बढ़ रही है, वो भी कौन सा है, प्रोबेबल साइन। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट आल्सो कौन से रहेंगे, प्रोबेबल। इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको नोट डाउन करवाया था, कौन सा, एनम क्विकली ब्रिंग फीमेल फॉर सर्जरी, है ना। इसमें प्रीजम्पटिव जो साइन और सिम्टम है उनको याद करने का एक फंडा है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है नेमोनिमिक्स। प्रीजम्पटिव में A4 यहाँ पर रहेगा, कौन सा रहेगा, A4 है यहाँ पर एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया दैट इज द कौन सी कैटेगरी का रहेगा, प्रीजम्पटिव। एन से नोजिया वोमिटिंग, N4 यहाँ पर नोजिया वोमिटिंग, M से यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन, क्या रहेगा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन, ये आपको याद रखना है। M4 क्या रहेगा, मिक्सुरेशन। Q से आपको याद रखना है क्विकनिंग, क्विकनिंग दैट इज द आल्सो प्रीजम्पटिव। B4 ब्रेस्ट टेंडरनेस, D से क्या रहेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस। F से क्या रहेगा यहाँ पर, फटीग, और S4 स्किन चेंजेस। That are the various presumptive sign and symptom of the pregnancy. तो वेजाइनल डिस्चार्ज, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, चैडविक साइन, दैट इज ऑल्सो कौन से, ये प्रोबेबल साइन। जबकि फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, दैट इज द टाइप्स ऑफ द, अगर FHR डिटेक्टेड हो रही है USG, और इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, देन इसके अलावा फीटल स्केलेटन शो हो रहा है, फीटल ऑर्गन्स। ठीक है, ये सारे इंडिकेट करेंगे किसको, कंफर्मेटरी या डेफिनेटिव साइन और सिम्टम्स। ठीक है, तो हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रख लो। ये फॉर्मूला एक तो याद रखना है, प्रोबेबल में साइन और सिम्टम, यूटेराइन हाइट और इम्यूनोलॉजिकल। कंफर्मेटिव में ऑर्गन्स हो गए, स्केलेटन हो गया, FHR हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इंसिजन मेड इनटू द पेरिनियम, इंसिजन कहां पर मेड कर रहे हैं, मेड इनटू द पेरिनियम, क्या पर्पज है, टू इनलार्ज द वेजाइनल आउटलेट, किस पर्पज के लिए, वेजाइनल आउटलेट, एंड फैसिलिटेट डिलीवरी। इंसिजन पेरिनियम पे क्रिएट कर रहे हैं, पर्पज ऑफ वेजाइनल आउटलेट को इनलार्ज करना और डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए। दैट इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे, ऑप्शन बी वेजाइनोटॉमी। इसमें ऑटोमी वर्ड जहां पर भी है इसका मीन्स क्या रहेगा, इंसिजन। तो यहाँ पर क्या है, इंसिजन क्रिएट इनटू वेजाइना, दैट इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे, वेजाइनोटॉमी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग। प्लास्टी वर्ड जहां पर भी आया उसका क्या बोलेंगे हम, रिफेरिंग। तो रिफेरिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। अब हमारे पास में ऑप्शन A एंड D। तो यहाँ पर फैसिलिटेट डिलीवरी के लिए जो इंसिजन मेड कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज द एपिसियोटॉमी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होते हैं, जैसे ये एटलीस्ट आपको
6-7 क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही रखना है रिगार्डिंग टू एपिसियोटोमी। पहला क्वेश्चन तो यही, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी। कौन सा रहेगा, सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप्स है वो कौन सा रहेगा, मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी। मीडियोलैटरल जो एपिसियोटोमी है इसकी भी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेगी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी, तो राइट आंसर कौन सा है, मीडियोलैटरल। अगर आपसे पूछे मीडियोलैटरल की भी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, देन राइट आंसर है राइट मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी। कौन सी है, राइट मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एपिसियोटोमी, क्वेश्चन यह है, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी, देन राइट आंसर है मीडियन एपिसियोटोमी। कौन सा है, मीडियन एपिसियोटोमी। ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन आपको याद रखना है, व्हाट इज द सुटेबल टाइम फॉर एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी का जो सुटेबल टाइम्स है वो कौन सा रहेगा, तो जस्ट इसका राइट आंसर है क्राउनिंग से प्रायर, बिफोर, जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग किसका सुटेबल टाइम है, सुटेबल टाइम फॉर एपिसियोटोमी। नेक्स्ट वन, एपिसियोटोमी को स्यूचरिंग, जो स्यूचर यूज में लेते हैं इसके लिए कौन सा स्यूचर यूज में लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके लिए जो स्यूचर यूज में लेते हैं दैट इज द कौन सा, कैटगट। कैटगट में भी कौन सा, दैट इज द आपको याद रखना है वाइक्रिल। वाइक्रिल इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप है ये, एब्जॉर्बेबल स्यूचर। किसका टाइप है ये, एब्जॉर्बेबल स्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाइक्रिल स्यूचर। कैटगट का मीन्स यहाँ पर है केटल इंटेस्टाइन। ये जो कैटगट है वो किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, सीप की इंटेस्टाइन से ये प्रिपेयर करते हैं। ये जो स्यूचर है वो किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, सीप के इंटेस्टाइन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिसियोटोमी में जो स्यूचर यूज में ले रहे हैं वो कौन सा यूज में ले रहे हैं, वाइक्रिल। वाइक्रिल इज द टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल स्यूचर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल स्यूचर। नॉन ऑब्जर्वेबल स्यूचर के एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे, तो एक दो आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल सिल्क, कौन सा है, सिल्क हो गया आपका। इसके अलावा अनदर वन एग्जांपल नायलॉन, एंड अनदर वन एग्जांपल ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल कौन सा है, प्रोलिन। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एपिसियोटोमी के रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एपिसियोटोमी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, एपिसियोटोमी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है, व्हेन इज फॉलिक एसिड स्टार्टेड इन एंटीनेटल पीरियड। फॉलिक एसिड स्टार्टेड कर रहे हैं एंटीनेटल पीरियड टू प्रिवेंट कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन इन्फेंट। पहले तो ये बताओ, फोलिक एसिड हम प्रोवाइड्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो कौन सा कंजेनाइटल एनोमलीज, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो का लिंक्स मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगा। तो दैट इज द कौन सा कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, when is folic acid is started in antenatal period to prevent congenital disorder in infant? कब स्टार्ट करना है? आपके पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी बिफोर कंसेप्शन एंड ऑप्शन डी ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड नहीं देते, नहीं। सेकंड ट्राइमेस्टर ऑलवेज ऑलवेज जो फोलिक एसिड जो स्टार्ट करते हैं वो कब स्टार्ट करते हैं? बिफोर कंसेप्शन, एटलीस्ट है ना, कम से कम 1 मंथ प्रायर टू फोलिक एसिड स्टार्ट करना है। आप पहले भी कर सकते हो 3 to 4 मंथ से, बट प्रायोरिटी दैट इज द 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन फोलिक एसिड क्या करना है? प्रोवाइड्स करना। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछते हैं बार बार फोलिक एसिड के रिगार्डिंग, डोज से रिगार्डिंग, अगर आपसे पूछे डोज ऑफ फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, क्वेश्चन ये है डोज ऑफ फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। अगर आपसे पूछे एनटीडीएस को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड की कितनी डोज देंगे टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 400 माइक्रोग्राम। क्या रहेगा? 400 माइक्रोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेग्नेंट फीमेल जिसका पहले वाला बेबी एनटीडीएस था या फिर वो फीमेल एंटी कन्वल्सेंट या फोलेट एंटागोनिस्ट ड्रग्स ले रही है, उसमें डोज क्या रहेगी? 4 mg। तो मैं बात करूं सेकंड वन, इन फीमेल विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनटीडीएस, या मैं बात करूं और इन फीमेल ऑन किस पे है वो? ऑन एंटी कन्वल्सेंट और फोलेट एंटागोनिस्ट। किस पे प्रेजेंट है वो? फोलेट एंटागोनिस्ट। उसमें डोज क्या रहेंगी? दैट इज द राइट आंसर। कितनी डोज देंगे उसमें? 4 mg। कितनी? 4 mg। तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं। एनटीडीएस को प्रिवेंट करने के लिए तो डोज 400 माइक्रोग्राम्स, यदि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनटीडीएस है यहाँ पर दे रहे हैं 4 mg फोलिक एसिड। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, प्रेग्नेंट फीमेल में किसको ट्रीट करने के लिए? टू ट्रीट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए जो डोज देंगे वो कितनी रहेगी? 1 mg। प्रेग्नेंट फीमेल विथ, अगर मैं बात करूं इन पेशेंट विथ सिकल सेल डिजीज, क्या है? सिकल सेल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो डोज देंगे वो कितनी रहेगी? 4 mg। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू डोज, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इनिशिएट कब कर रहे हैं? बिफोर कंसेप्शन। ठीक है, कितनी डोज देते हैं, कितनी नहीं देते हैं। वन मोर क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा रिकमेंडेशन जो डोज रहेगी वो क्या रहेगी? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग जो आयरन है, जो एलिमेंटल आयरन है, वो कितना प्रोवाइड्स करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट फीमेल को एलिमेंटल आयरन कितना दे रहे हैं? 100 mg। जबकि फोलिक एसिड जो प्रोवाइड्स कर रहे हैं वो कितना देते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? वो है 500 माइक्रोग्राम। और इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा? दैट इज द, ये याद रखना, जो IFA की जो टेबलेट है उसका कितना रहेगा? 100 डेज
जो स्टार्ट करते हैं इन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, इन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। ये मैं बात कर रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछे सेम यही WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तीन चीजें याद रखना है। एक तो एनीमिया की प्रिविलेंस क्या रहेगी, आयरन कितना होगा, फॉलिक एसिड कितना देना है, और ड्यूरेशन क्या रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन। ठीक है, यहाँ पर आयरन, फॉलिक एसिड और ड्यूरेशन ये याद रखना है। जैसे मैं बात करूं, एनीमिया की प्रिविलेंस लेस देन 40% है, एनीमिया की प्रिविलेंस लेस देन 40% है, तो एलिमेंटल आयरन अकॉर्डिंग टू WHO क्या रहेगा, 60 mg, और फॉलिक एसिड अकॉर्डिंग टू WHO कितना है, 250 माइक्रोग्राम, और इसका जो ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट है। अगर WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मोर देन एनीमिया की जो प्रिविलेंस है वो कितनी है, मोर देन 40%, तो एलिमेंटल आयरन कितना देंगे, 60 mg, फोलिक एसिड कितना प्रोवाइड करेंगे, 250 माइक्रोग्राम। इसमें 6 मंथ्स के अलावा 3 मंथ्स मैं बात करूं पोस्ट पार्टम और एडिशनल इसमें ये डोज प्रोवाइड करेंगे IFA की टेबलेट। 3 मंथ्स एडिशनली पोस्ट पार्टम हमें को और डोज देना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। डोज ऑफ फॉलिक एसिड कब स्टार्ट करते हैं, नहीं देंगे तो कौन सा कंजेनाइटल एनोब्लिज होगा, वो कौन सा होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। कौन सा होगा वो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है बिफोर कंसेप्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि हमने डिस्कस कर लिया था बहुत बार, अभी आप फिलहाल इतना याद रख लो, ग्रेविडा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ग्रेविडा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट। ऑप्शन बी, number of full time a female has been delivered, number of live children, number of preterm pregnancy a female has had। ऑप्शन सी एंड डी रॉन्ग। फुल टाइम का यहाँ पे लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी आल्सो रॉन्ग। आप सिंपल सा ये याद रख लो, ग्रेविडा का मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स a female has been pregnant, means ग्रेविडा रेफर्स टू प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है। सिंपल सा, नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट इज नोन एज द, क्या बोलेंगे उसे, ग्रेविडा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आगे सुन में ग्रेविडा किसे बोल रहे हैं, नंबर्स ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट। तो आगे सुन में अब तो सिंपल सा ये याद रख लो, ग्रेविडा का मीन्स, ये टर्म्स याद रख लो, ग्रेविडा का मीन्स दैट इज द, इसका मीन्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे वो प्रीटर्म हो चाहे वो पोस्टर्म हो। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे वो कौन सा रहेगा, ग्रेविडा रहेगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ पैराइटी, इसका मीन्स क्या रहेगा, इसका मीन्स रहेगा जो प्रीवियस प्रेगनेंसी के नंबर्स है वो वाइबिलिटी ऑफ पीरियड को क्रॉस कितने टाइम्स किए हैं। तो इसका मीन्स सिंपल सा रहेगा, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉसेज द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। कितनी बार पीरियड ऑफ वाइबिलिटी को प्रेगनेंसी ने क्रॉस किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैराइटी, जबकि क्रॉस किया है या नहीं किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ग्रेविडा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, नंबर ऑफ टाइम्स ए फीमेल
has been pregnant is known as the gravida. Number of pregnancy is known as the gravida. Number of previous pregnancy who crosses the period of viability is known as the parity. यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, ये भी हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है। अब ये क्वेश्चन ये है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉल्स लेबर एक्सेप्ट। ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉल्स लेबर एक्सेप्ट। फॉल्स लेबर के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है? तो यहाँ पर आपके सामने कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, relief by activity, no progress of contraction, irregular contraction, dilation and effacement of cervix। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ज्यादा टाइम यहाँ कंज्यूम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? डायलेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स आर द फीचर ऑफ किसके फीचर है ये? ट्रू लेबर। किसके हैं? ट्रू लेबर। तो ये याद रखना है, फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर में जो मेजर डिफरेंस रहेगा, मैं बात करूं सिंपल सा, नो सर्वाइकल डायलेशन, जबकि ट्रू लेबर में क्या रहेगा? सर्वाइकल डायलेशन। आपसे पूछे नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जबकि इसमें क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे सर्वाइकल इफेसमेंट एब्सेंट, किस में रहेगा? फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर में क्या रहेगा? प्रेजेंट। अगर आपसे पूछे सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंट, किस में रहेगा? ट्रू लेबर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको इतना पता है कि डायलेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स आर द फीचर ऑफ ट्रू लेबर, एग्जाम में ये भी पूछते हैं मैक्सिमम सर्विक्स का डायलेशन कितना होता है। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर 4 फिंगर। ठीक है, अगर 1 फिंगर की मैं बात करूं तो 2.5 सेंटीमीटर। छोड़ो, अभी आप इतना याद रख लो, डायलेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स आर द फीचर ऑफ किसका फीचर है ये? ट्रू लेबर। किसका है ये? ट्रू लेबर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हम सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन ये है, डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबुल्स एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल विजिबल एट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये इंपोर्टेंट है, डस्की। ठीक है, जो है हमारे पास में 4 ऑप्शन है, गुडल साइन, चैडविक साइन और हैगार साइन, पाल्मर साइन। अगर मैं बात करूं ब्लूनेस ऑफ वेस्टिबुल्स एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल, आपके पास में 4 ऑप्शन है, सॉरी है ना, डस्की ब्लू, दैट इज द, ये याद रखना है। ब्लूनेस ऑफ, जो कौन सा रहेगा इसमें? चलो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए गुडल साइन, इसका मीन्स होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। क्या होता है इसका मीन्स? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज नॉन एज द, कौन सा साइन बोलेंगे इसे? गुडल साइन। जो अपीयर होता है, कब अपीयर होता है? 6 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। हैगार साइन, इसका मीन्स होता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे? हैगार साइन। सॉफ्टनिंग क्यों होगा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में? बिकॉज अर्ली प्रेगनेंसी में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो क्या रहेगा? अपर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सॉफ्ट रहेगा और उस साइन को क्या बोलेंगे? हैगार साइन। ये भी कब अपीयर होता है? अराउंड 8 वीक। ये भी कब अपीयर होता है? 8 वीक।
पाल्मर साइन इसका मीन्स होता है रेगुलर एंड रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। रेगुलर एंड रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन is known as the Palmer sign. Blueness of anterior vaginal wall या dusky blue is known as the क्या बोलेंगे इसे चैडविक साइन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा चैडविक साइन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ ओसिएंडर साइन, कौन सा साइन ओसिएंडर साइन, इसका मीन्स क्या होता है इंक्रीज पल्सेशन ऑफ वेजाइना। इंक्रीज पल्सेशन ऑफ वेजाइनल जो वाल है वहां पर क्या हो रहा है पल्सेशन फील हो रहा है इज नॉन एज द ओसिएंडर साइन। ये कितने वीक पे अपीयर होता है अराउंड 8 वीक। याद ना होता है ना इसके नीचे एक जीरो और लगा देना, दैट इज द ओसिएंडर साइन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पिस्केक साइन, इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पिस्केक साइन, इसका मीन्स होता है asymmetrical enlargement of uterus। asymmetrical enlargement of uterus is known as the क्या बोलेंगे उसे asymmetrical enlargement of uterus is known as the Piscac sign। तो यहाँ पर चैडविक साइन का मीन्स क्या रहेगा ब्लूनेस डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स या वेजाइना इज नॉन एज द चैडविक साइन या डस्की ब्लूनेस। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर चैडविक साइन। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ये है इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग a nurse will include the fact that ovulation occurs when, इसको अंडरलाइन कर लेना, ovulation occurs when the, आपसे पूछे सिंपल सा ओवुलेशन कब होता है या ऑलवेज ऑलवेज कब होता है आफ्टर एलएच सर्च या फिर एस्ट्रोजन पीक। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ओवुलेशन अकर्स आफ्टर कब होगा आफ्टर एलएच सर्च, या मैं बात करूं जब किसका लेवल बहुत ज्यादा होगा एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे होगा। और ये कब होता है फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल। ठीक है, जनरली जो ओवुलेशन होता है वो कब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जनरली जो ओवुलेशन होता है वो कब होता है, जनरली ओवुलेशन अकर्स आफ्टर, जो होगा वो कब होगा 30 to 36 आवर्स ऑफ आफ्टर एलएच सर्च। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, बट कुछ बुक्स में ये आपको मिल जाएगा कितना 24 से 36 आफ्टर एलएच सर्च। ठीक है, ये ऑप्शन के बेस पे आप सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल आप इतना याद रख लो, आफ्टर 24 से 36 आफ्टर एलएच सर्च, तो डेफिनेटली कौन सी प्रोसेस होगी ओवुलेशन। ओवुलेशन का मीन्स रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम का रिलीज कब होगा आफ्टर एलएच सर्च। आफ्टर एलएच सर्च या फिर एस्ट्रोजन का पीक लेवल है, और ये यूजुअली कब होता है 24 से लेकर 36 वीक। अगर ज्यादा ऑप्शन है ना ज्यादा बेटर 32 से 36 आवर्स। तो इनमें सॉरी है ना ये वीक्स नहीं है, दैट इज द क्या है ये आवर्स। हाँ, हमारे पास में ओवुलेशन कब होगा, एक नर्स लेक्चर दे रही है ऑन द सेक्सुअल फंक्शनिंग, तो दैट इज द ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो कब होगा। ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई, ये कब होता है सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है सेकंड हाफ में ओवुलेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का लेना देना ठीक है फिलहाल तो ओवुलेशन से नहीं है। एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लग ऑफ, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा
ब्लड लेवल ऑफ LH इज टू हाई, इसका मीन्स डेफिनेटली आगे कौन सा प्रोसेस होगा, ओवुलेशन। तो ये आगे सुनने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेमेटोपोइसिस? इसका मीन्स होता है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड कंपोनेंट, या फिर मैं बात करूं ऑल ब्लड सेल्स, जिसके अंदर इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। ठीक है, ऑल ब्लड कंपोनेंट या ऑल ब्लड सेल्स का डेवलप होना, मैच्योरेशन होना। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द fetus बिफोर मिड प्रेगनेंसी। ठीक है, मिड प्रेगनेंसी से बिफोर हेमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? लीवर। कौन सा है? लीवर। ठीक है, ये हम ये अच्छे से ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज द हेमेटोपोइसिस वाला। बट फिलहाल आप अभी इतना याद रख लो, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द fetus बिफोर मिड प्रेगनेंसी, देन उसका राइट आंसर क्या रहेगा? लीवर। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, a nurse is describing the process of fetal circulation to a client during a pregnant visit. ठीक है, the nurse accurately tells the client that fetal circulation consist of, मैं सिंपल सा यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो fetal circulation है उसमें मोस्टली जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा? The two umbilical arteries and one umbilical vein arteries carries oxygenated blood to the fetus. ये तो रॉन्ग है ना, यहाँ पर क्या आएगा? वेन। टू umbilical vein, दो नहीं होती है, कितनी होती है? वन, ये भी रॉन्ग। वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ वेन से नहीं है ना, यहाँ पर आर्टरीज के अंदर भी होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? टू umbilical arteries and one umbilical vein। तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्बिलिकल कोड में फर्स्ट 3 months ऑफ गैस्टेशनल एज, ये याद रखना है, दो तो अम्बिलिकल आर्टरी होती है एंड टू अम्बिलिकल वेन होती है। बट आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months ऑफ गैस्टेशनल एज, दो umbilical arteries and वन umbilical vein रह जाती है। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कौन सी ब्लड वेसल्स आफ्टर 3 months के बाद में डिसअपियर हो जाती है? आफ्टर 3 months ऑफ गैस्टेशनल एज कौन सी ब्लड वेसल्स डिसअपियर हो जाती है? तो ये याद रखना है, right umbilical vein never present in umbilical cord at birth। मैं सिंपल सा बात करूं, 3 months के बाद में राइट umbilical vein क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। ये जो umbilical vein है वो ऑलवेज 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 कौन सी रहेगी? लेफ्ट umbilical vein रहेगी प्रेजेंट। याद ना हो तो ये याद रखना है, लेफ्ट वाली लेफ्ट रहती है। ठीक है, ये आगे सुन में। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आपने दो टेस्ट नाम सुने हैं ना, NST और CST। यहाँ पर बात हो रही है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर। एक तो हो गया आपका NST टेस्ट, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस
टेस्ट, एक होता है आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, ये दोनों ही टेस्ट किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं? आर डन टू डिटेक्ट द fetal well-being, और या फिर मैं बात करूं fetal-placental structure। तो ये याद रखना है, आर यूज टू डिटेक्ट, किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं? टू डिटेक्ट fetal well-being और feto-placental structure, feto-placental स्ट्रक्चर उसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप इतना याद रख लो, नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल किसे बोलेंगे। अभी आप इतना याद रख लो, इस टेस्ट में मदर का जो एब्डोमेन है उसमें क्या अटैच करते हैं? कार्डियो टोकोमीटर अटैच करते हैं। मदर का जो एब्डोमेन है उसमें कार्डियो टोकोमीटर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में यदि, ये इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में, 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में एटलीस्ट, कम से कम 2 बार, एटलीस्ट 2 टाइम फेटल हार्ट रेट है ना, जो बेसलाइन हार्ट बीट है उससे 15 बीट्स पर मिनट, उससे 15 बीट्स पर मिनट उससे ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मीन्स टेस्ट, ये याद रखना है, इसका मीन्स टेस्ट नॉर्मल है। मीन्स टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। मीन्स फीटस क्या है? रिएक्टिव है। फीटस रिएक्टिव है, टेस्ट नेगेटिव है। मीन्स सिंपल सा जो फीटस है वो क्या है? वेल बीइंग है। ये याद रखना है। यदि 2 बार 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में हार्ट बीट बढ़ रही है, मीन्स एक्सेलरेशन हो रहा है, तो टेस्ट नॉर्मल है, नेगेटिव है, फिटस रिएक्टिव है, फिटस वेलबींग है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्राइटेरिया, ठीक है, ये जो क्राइटेरिया आपके सामने चारों, ये 30 मिनट्स में भी आपको अचीव नहीं हो रहे हैं। कितने मिनट्स में? 30 मिनट्स में अचीव नहीं हो रहे हैं। इसका मीन्स टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। इसका मीन्स टेस्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसका मीन्स सिंपल सा 20 मिनट में 2 बार हार्ट बीट बढ़ रही है, मीन्स टेस्ट नेगेटिव है। अगर 30 मिनट्स में भी नहीं बढ़ रही है, टेस्ट क्या है? पॉजिटिव। फिटस क्या है? वेल बीइंग नहीं है। तो इसमें अब आपके पास में ऑप्शन है नो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 40 मिनट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ही रॉन्ग है, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए रॉन्ग, नो डी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 40 मिनट्स, ऑप्शन डी आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, यहाँ पर 40 मिनट्स का पीरियड है, हमारे पास में पीरियड कितना होना चाहिए? 20 मिनट्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 2 और मोर एपेचर एक्सलरेशन, 2 बार बढ़नी चाहिए, 2 या 2 से मिनिमम 2 बार ड्यूरिंग ए 20 मिनट्स पीरियड्स। अगर मैं सिंपल सा बात करूं, 30 मिनट्स में भी 2 बार नहीं बढ़ रहा है, मींस टेस्ट क्या रहेगा यहाँ पर? पॉजिटिव रहेगा। फिटस क्या रहेगा यहाँ पर? नॉन रिएक्टिव रहेगा। फिटस क्या रहेगा यहाँ पर? नॉन रिएक्टिव रहेगा। मींस फिटस क्या नहीं है? वेल बीइंग नहीं है। ऑलवेज क्या करना इस कंडीशन में? ऑलवेज इन्फॉर्म टू फिजिशियन। किसको इन्फॉर्म करना है? फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ये आ गया समझ में? आ गया, ठीक है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल। आगे समझ में? नॉर्मल किसे बोलेंगे? 2 बार 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है, पेरीनेटल डेथ इंक्लूड्स डेथ ड्यूरिंग, पेरीनेटल डेथ इंक्लूड ड्यूरिंग। ठीक है,
आपके पास में ये चार ऑप्शन है, 0 to 28 डेज ऑफ, अगर इस दौरान डेथ हो रही है दैट इज कॉल्ड द, उसे क्या बोलेंगे, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो ऑप्शन सी एंड डी क्या है, रॉन्ग। 37 वीक ऑफ gestation to 14 डेज ऑफ आफ्टर बर्थ दैट इज आल्सो क्या है, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है, लेट फेटल एंड अर्ली नियोनेटल, ठीक है, डेथ हो रही है 20 वीक ऑफ gestation से लेकर 7 डेज आफ्टर बर्थ दैट इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे, पेरीनेटल डेथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसे, पेरीनेटल डेथ। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी, ठीक है, मैटरनल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी का मोस्ट जो कॉमन कोज रहेगा वो क्या रहेगा, हेमरेज। क्या रहेगा वो, हेमरेज। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल अभी इतना याद रख लो, मैटरनल मॉर्टेलिटी, ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी का मोस्ट जो कॉमन कोज है वो क्या रहेगा, हेमरेज। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी दैट इज द राइट आंसर क्या रहेगा, हेमरेज। क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, हेमरेज। ठीक है, ये आगे सुन ले। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत से रिपीटेड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा। सिंपल सा, कौन सी टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो दैट इज द राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा, IgG। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा, राइट आंसर IgG। अगर आपसे पूछे ब्रेस्ट मिल्क में कौन से टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, तो राइट आंसर कौन सा है, IgA। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा के थ्रू जो क्रॉस हो रहा है वो कौन सा है, इम्यूनोग्लोबुलिन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू इम्यूनोग्लोबुलिन, बेबी को कौन से टाइप की इम्यूनिटी रिसीव हो रही है, एनीवन नो, राइट आंसर है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कौन से टाइप की इम्यूनिटी रिसीव हो रही है बेबी को, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा के द्वारा बेबी को रिसीव होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, कोलेस्ट्रॉम, ट्रांजिशन मिल्क, इसके अलावा मैच्योर मिल्क। इन तीनों में से जो न्यूबॉर्न है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, उनमें से कौन सा मिल्क नेसेसरी है, तो दैट इज द कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल। जो है ना गाढ़ा होता है, थिक हो गया, येलो कलर का होता है, इसका नेचर कैसा होता है, एल्केलाइन। थिक येलो एल्केलाइन जो फर्स्ट 3 डेज तक जो मिल्क सिक्रेट होगा आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल। इसमें ज्यादा अमाउंट्स में क्या प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है, इसमें आल्सो क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। ट्रांजिशन मिल्क को हम बोल रहे हैं एक्चुअल मिल्क। क्या बोल रहे हैं इसकी को हम, एक्चुअल मिल्क। किसे बोल रहे हैं हम, ट्रांजिशनल मिल्क। ये कब सिक्रेट होगा, आफ्टर 4 डेज। ठीक है, सिंपल सा, 3 डेज के बाद में 4 to 10 to 12 डेज, 10 से 4 दिन से लेकर 10 से 12 दिन तक जो मिल्क सिक्रेट होगा वो कौन सा होगा, ट्रांजिशन मिल्क या एक्चुअल मिल्क। और आफ्टर 10 to 12 डेज के बाद में जो मिल्क सिक्रेट होगा वो कौन सा होगा, मैच्योर मिल्क। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। तो कौन से टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन
दैट इज द क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वाया द प्लेसेंटा, कौन सा होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, IgA। कौन सी टाइप की इम्यूनिटी रिसीव होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली IgG। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन्फॉर्म टू द प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ जेनाइटल हर्पीस टू प्रोटेक्ट द fetus। ठीक है, जेनाइटल हर्पीस प्रेग्नेंट क्लाइंट को क्या इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग टू प्रोटेक्ट द fetus। हाँ, तो क्या रहेगा यहाँ पर, जेनाइटल हर्पीस का ये ट्रांसफर हो सकता है, तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेग्नेंट को क्या इन्फॉर्म करना है, CS विल बी नीडेड इन द केस ऑफ वेजाइनल लीजन। यदि हर्पीस में लीजन अपीयर है वेजाइनल कैनाल में, तो डेफिनेटली किसकी नीड्स होगी, तो डेफिनेटली जो नीड होगी वो किसकी होगी, CS सिजेरियन सेक्शन की नीड होगी। तो आपको ये याद रखना है, जेनाइटल हर्पीस वेजाइनल वॉल में वेजाइनल कैनाल में अपीयर हो गई, उसके लीजन अपीयर हो गई, तो डेफिनेटली अपने को क्या परफॉर्म करना है, CS इसके रिगार्डिंग इंटीमेट करना है प्रेग्नेंट फीमेल को। तो यहाँ पर राइट आंसर आ गया CS। नेक्स्ट वन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रासेप्शन में से एक क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम हो डेफिनेटली पूछते हैं। तो आपको ये याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। टर्मिनल मेथड्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज आल्सो नोन एज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये आ गया समझ में, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये चार ऑप्शन है, IUCD, सबडर्मल इम्प्लांट्स, ट्यूबेक्टोमी और फोम टेबलेट्स। व्हाट इज द मेथड ऑफ, अगर आपसे पूछे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सिंपल सा इसको दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर लो। एक तो हो गया आपका टेम्पररी मेथड्स, नाम में इसका आंसर है, इसमें है ना, टेम्पररी टाइम के लिए कंसीव नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, परमानेंटली कंसीव नहीं होगा। तो परमानेंट मेथड्स एंड टेम्पररी मेथड्स। परमानेंट मेथड की मैं बात करूं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। मेल में तो क्या रहेगा, दैट इज द वैसेक्टोमी। मेल में कौन सा मेथड रहेगा, वैसेक्टोमी, और फीमेल में कौन सा रहेगा, ट्यूबेक्टोमी। सोल्व हो गया ये। तो परमानेंट मेथड्स फीमेल में कौन सा रहेगा, ट्यूबेक्टोमी। अब मैं बात करूं जो टेम्पररी मेथड्स है, एक दो आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल टेम्पररी मेथड के एग्जांपल बैरियर मेथड्स, कौन सा है, बैरियर मेथड्स लाइक द कंडोम्स। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। फॉर एग्जांपल कैलेंडर मेथड्स हो गया, कैलेंडर मेथड्स हो गया, इसके अलावा लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड्स हो गया, बहुत सारे हैं, अभी इतना याद रख लो, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, आल्सो टेम्पररी। OCP ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके अलावा कुछ मेडिकेशन कैसी है, इंजेक्टेबल्स, कुछ मेडिकेशन कैसी है, इम्प्लांट्स, and another ones, that is the some example of devices, for example IUCD, intrauterine contraceptive devices। IUCD implants ये सारे कौन से हैं, टेम्पररी मेथड्स। तो टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा रहेगा, ट्यूबेक्टोमी। ये किसके अंदर है, फीमेल के अंदर। ठीक है, ये आ गया सुन में। तो यहाँ पे परमानेंट या टर्मिनल मेथड्स का जो एग्जांपल है वो कौन सा है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वन वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है रिमेनिंग। यदि आपको हमारा वीडियो आपको
पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।